क्या 12 सालों की नरेंद्र मोदी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का पहला इस्तीफा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? भारत के लोकतंत्र में ऐसी जवाबदेही क्या ये सुखद लग रही है? आपका पता नहीं, लेकिन जब मैं इन बच्चों को देखता हूं तो यह एहसास होता है कि इनके पास क्या था। और जब मैं बच्चों का जिक्र करता हूं तो केवल वो जंतर मंतर नहीं है। बच्चे मतलब वो बच्चे जो 3-4 साल से अपने मुद्दों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी पीठ को कितनी बार अलग अलग राज्यों की पुलिस ने पायदान बना लिया था। उनकी लड़ाई शुरू हुई जंतर मंतर पर, उससे मुकाम मिला, लेकिन सोच कर देखिए तो उनके पास क्या था? ना नेता, ना पार्टी, ना पैसा, ना ट्रैक्टर ट्रॉली, ना कोई लंगर और ना कोई टीवी एंकर जो सुबह शाम प्राइम टाइम में इनके लिए चीख चिल्लाए और सवाल उठाए। इनके पास बस एकता थी, वो एकता जो तमाम सेलिब्रिटीज को झुका ले गई, मजबूर कर दिया कि उनके मुद्दे पर वो कमेंट करें। और उनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, वो सरकार जिसके सामने 13 महीनों तक किसान बैठे रहे लेकिन कुर्सी नहीं हिला पाए, जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां बैठी रही लेकिन इस्तीफा नहीं ले पाई, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ, मणिपुर महीनों तक जलता रहा लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई यह मान चुका था कि मोदी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, यही इनकी पॉलिसी है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और इसीलिए आज बिना लाग लपेट के मैं कहूंगा कि यह जीत है हमारे देश के बच्चों की, यह जीत है भारत की डेमोक्रेसी की, यह जीत है उस मां की जिसने गहने गिरवी रखकर फीस पढ़ी थी और उसके बाद पेपर लीक हो गया। यह जीत है उस पिता की जिसने अपने बेटे को बार बार फोन करके कहा कि बेटा खेत बेच दिया है, अच्छे से पढ़ाई करना। यह जीत है सोनम वांगचुक की जो 26 दिनों तक बिना खाए अपने नहीं किसी और के बच्चों की लड़ते रहे। यह उस पूरी पीढ़ी की जीत है जिसे समाज में अक्सर बड़े बूढ़े ताना मारते हैं कि बस रील बनाते रहो, स्क्रीन में घुसे रहो। आज उन बच्चों ने जवाब दिया कि रील बनाने से भी, स्क्रीन में घुसे रहने से भी देश में बदलाव आता है। और सबसे बड़ी बात यह इस देश के लोकतंत्र की जीत है। आज सियासत में 12 साल बाद एक शब्द और लौटा है, जवाबदेही, और यह उसकी भी जीत है। क्योंकि आप 24 घंटे पहले खबरें पढ़िए, यह चल रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं होता है, जिम्मेदारी से भागने का काम होता है। लेकिन आज इस्तीफा हुआ, वोटर की वजह से नहीं हुआ है। यह उन लाखों करोड़ों बच्चों की वजह से हुआ है जो 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे और जो हफ्तों से सड़कों पर सोए थे। जो कई सारे विषय जिस पर बात करेंगे। पहला विषय, धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी को डिकोड करेंगे, क्या उन्होंने कहा है, क्या छिपाया है। दूसरा, मोदी सरकार ने क्यों यह इस्तीफा लिया, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब पड़ोस के 2 देशों से भी जुड़ा हुआ है, वो भी हम आपको विस्तार समझाएंगे, इससे कई मायने समझाएंगे। तीसरा, इस इस्तीफे का क्या फायदा देश की डेमोक्रेसी को होगा, क्या नुकसान बीजेपी को होगा। चौथा सवाल, इस इस्तीफे का क्या फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि हर सिक्के का 2 पहलू होता है और दूसरा वाला पहलू रखना भी बहुत जरूरी है, यह भी हम आपको समझाएंगे। सीजेपी का प्रोटेस्ट यहां पर खत्म हो जाएगा या यहां से आगे जाएगा, अगला मंत्री कौन बनेगा और क्या समस्या का समाधान हो गया धर्मेंद्र प्रधान के जाने से, या मसला जो है वो जस का तस बना रहेगा, प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। उसके अलावा हम आपको कुछ तारीखें बताएंगे जो आपको नोट करनी है और आखिर में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, उसका भी जिक्र मैं करूंगा। अब शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को हम डिकोड करें, उस चिट्ठी के अंदर घुसे, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात आप बताते हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पेपर लीक ने ली है, क्या आप जानते हैं कि इसी इंसान की कहानी पॉलिटिक्स आज से 30 साल पहले एक पेपर लीक से शुरू हुई थी। हां जी, 1997 में ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी और जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे। तब पेपर लीक हुआ था। भुवनेश्वर में सरकारी दफ्तर के सामने 1500 बच्चे आकर बैठ गए और उसी भीड़ में ये भी थे, एबीवीपी से। उस दिन लाठियां पड़ी थी, खूब पड़ी थी और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही है। अब कोई कहेगा कि भाई देखिए, आदमी अड़ा नहीं, चुपचाप जिम्मेदारी लेकर निकल गया, आजकल कौन जाता है, ठीक है मान लेते, मना नहीं कर रहा। लेकिन एक सवाल यहां पर आता है कि जो लड़का पेपर लीक के खिलाफ लाठी खाकर मंत्री बना, उसी के रहते उसी उम्र में, जिस उम्र में उससे लाठी पड़ी थी, बच्चों को लाठी क्यों पड़ी? मतलब वो भी वही मांग रहे थे, ये भी वही मांग रहे थे। वो 1997 में बैठे थे या आज बैठे थे, ये थोड़ी कड़वी बात है। लेकिन खैर, इस बात को धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए था और सोचा होता तो शायद इस्तीफा ना देना पड़ता। लेकिन अब इस्तीफा हुआ है तो इस्तीफा जो हुआ है वो क्या लिखकर हुआ है वो समझना जरूरी है। अब धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी वो आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ लिया, हमने भी स्क्रीन पर लगा दी है, वो आप पढ़ सकते हैं। चिट्ठी पढ़कर पहली बात यह लगती है कि यह कागज गलती से नहीं,
अपनी तारीफ से शुरू होता है। यानी धर्मेंद्र प्रधान जो प्रोटेस्ट में बच्चे उन्हें गलतियां गिना रहे थे, उन गलतियों को नहीं मानते, वो अपनी तारीफ से शुरुआत करते हैं। वो अपने 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को बताते हैं। वो पेपर लीक के बाद कार्रवाई का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए परीक्षा दोबारा कराई गई, 20 लाख बच्चे बैठे, नतीजे आए, गरीब घर के बच्चे पास हुए। यानी चिट्ठी शुरू में तो पूरी कामयाबी से है। अब यहां सोचने वाली बात यह कि अगर सब कुछ धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छा किया जैसा चिट्ठी में लिखा है, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात यह लगती है कि इस चिट्ठी में जिम्मेदारी नहीं ली गई है, जिम्मेदारी किसी और के सिर डाली गई है। चिट्ठी में इशारा हुआ है कि जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों ने बच्चों को बहकाया। अब यह इशारा सीजेपी के लोगों पर भी हो सकता है, यह इशारा अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी पर भी हो सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जिनकी नौकरी गई है, छोड़ते छोड़ते वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, किसी तीसरे पर उंगली उठा रहे हैं। नाम नहीं लिखा है लेकिन इशारा किया है। उसे आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। 3 नाम मैंने दिए, और भी कोई नाम आपको लगता है तो आप उसे जोड़ सकते हैं। एक और बात जो इस चिट्ठी में है, लिखा गया है कि पिछले 10 दिन की घटनाओं ने उन्हें तकलीफ दी। 10 दिन यानी नतीजों के बाद से, जबकि पेपर वाला मामला महीनों पुराना है। मतलब दुख की गिनती लीक से नहीं, आंदोलन से हो रही है। ये उनकी तारीखों के हिसाब से है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को बीते कई सालों में जो बच्चे मार खा रहे थे, पेपर लीक से परेशान हो रहे थे, वो तकलीफ नहीं दिया इस्तीफा देते वक्त? चौथी बात जो सबसे बड़ी है, पूरे कागज में कहीं भी उन्होंने अपॉलॉजी का जिक्र नहीं किया है, माफी कहीं नहीं मानी है। जिस देश के 22 लाख बच्चों का साल हिल गया, और पहली बार नहीं दूसरी बार था, और बीते कई सालों में तो कई पेपर लीक हुए, उन्होंने एक सॉरी नहीं कहा। तो चिट्ठी पढ़कर यही लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने सब कुछ ठीक किया, ये प्रोटेस्ट आया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, दूसरे कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो इसे अगर आप कंक्लूड करें तो ये इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफे की शक्ल में लिखी गई सफाई है। और एक बात आपको और याद दिला दें जो कोई नहीं बताएगा, जब ये मामला शुरू हुआ था तब इन्हीं शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने इस बात को कबूला था कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। बाद में कहा रक्षक भक्षक बन गए, और आज उसी मामले में कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि कौन सा वाला सच था। अगर उस दिन वाला सच था तो आज इस्तीफा किस बात का, और अगर आज वाला सच है तो उस दिन देश से क्या कहा गया था। खैर, ये धर्मेंद्र प्रधान की कहानी है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आगे बढ़कर बात करते हैं मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार का यह पहला इस्तीफा है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि यह इस्तीफा क्यों हुआ? क्या सरकार डरी? इसका जवाब समझना है तो आपको हिंदुस्तान के पड़ोस के जो देश हैं उनमें बीते कुछ सालों की घटनाओं को देखना पड़ेगा। क्योंकि साल 2022 में श्रीलंका के नौजवान सड़क पर उतरे थे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर जाना पड़ा था। 2024 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसकी शुरुआत भी सरकारी नौकरी के कोटे से हुई थी। यानी वही चीज जो यहां है, परीक्षा और बच्चों का भविष्य, और बांग्लादेश में यही चीज आगे बढ़ गई थी। 15 साल से जमी शेख हसीना को सरकार छोड़नी पड़ी थी। पिछले साल नेपाल में भी जेनजी के प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री कुर्सी ली थी। तो 3 देशों में सेम कहानी जा चुकी थी। तीनों देश में वहां एक बात और भी कॉमन थी कि वहां कोई लीडर नहीं था, और यही चीज हर सरकार को डराती है। लीडर हो तो सरकार के पास 3 रास्ते होते हैं, या तो उसे खरीद लो, या लीडर कोई फंसा दो, या बदनाम कर लो। लेकिन अगर लीडर नहीं होता है तो फिर तीनों बंद हो जाते हैं। अब किसे खरीदोगे, किसे अंदर करोगे, किस पर विदेशी पैसे का ठप्पा लगाओगे? भीड़ पर? जंतर मंतर पर सरकार को यही दिक्कत है, क्योंकि जंतर मंतर पर अभिषेक दहिया या XYZ जो थे ये ना भी रहे तो भी प्रोटेस्ट चलता। और आपने देखा सोनम वांगचुक गए, प्रोटेस्ट रुका नहीं। इसीलिए आंदोलन जीवी वाला 10 साल पुराना वाला नुस्खा इस बार नहीं चला। अब ये तो पड़ोस की बात थी, घर के अंदर की बात करते हैं। असली वजह केवल विदेश में नहीं थी, दिल्ली में भी बैठी थी। पहली वजह यह कि इस बार ठप्पा लगाने के लिए कोई गिरबान नहीं मिला। किसान को कह सकते थे कि भाई एक राज्य के हैं, वहां पर खालिस्तान वाला एंगल मिल गया था। पहलवान को कह सकते हैं गिनती के हैं। बच्चों को आप क्या कहेंगे? ये हर राज्य में है, हर जाति में है, हर पार्टी के वोटर में है। IT सेल चलाने वालों के घर में भी बच्चा तैयारी कर रहा है। दूसरी वजह, किसान आंदोलन के वक्त दीवार इतनी मोटी थी कि 13 महीने की ठोकर खरोच दे पाई थी। इस बार सरकार को दिक्कत हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह बीजेपी के लिए भी आने वाले समय का वोटर था। जो बच्चा आज पढ़ाई कर रहा है, या तो इसने 1-2 बार वोट दिया है, 2 बार भी कहा, 1 बार वोट दिया होगा, या अगली बार से पहली बार वोट देगा। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। इस बार यह परसेप्शन बन गया था कि मोदी साहब सुनते नहीं है, मोदी साहब इस्तीफा नहीं लेते हैं। उनको लेकर बार बार बनाया जा रहा था कि भाई डेमोक्रेसी में वो तानाशाह हैं, तानाशाही करते हैं, जिसको मन करता है दबा देते हैं, लाठी चला देते हैं, संवाद नहीं करते। और आपने अगर नोटिस किया हो तो मोदी जी ने ये सारे परसेप्शन तोड़ने की कोशिश की है। संवाद भी किया, सारी बात भी मानी, और इस्तीफा भी दिलवाया। और बाकी भारत
पूरी तरह से हमारे पड़ोस के देशों की तरह नहीं रहा है। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उन तीनों के जो हेड ऑफ स्टेट थे उनसे मोदी जी थोड़े ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्हें झुकना कब है, कब संभलना है, कब अकड़ना है, ये शायद बेहतर समझ में आता। और इंस्टाग्राम वाला मूव एक्चुअली बहुत शानदार था। जिस इंस्टाग्राम पे लोग पानी पी पी के गाली दे रहे थे, वहीं पर अब उनको लेकर फनी फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं, जो बता रहा है कि ही प्लेड वेल। और रही सही कसर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। एक और कहानी भारत और बाकी देशों में अंतर है। भारत के पड़ोस में जो देश थे वहां पर रोजगार, पैसा ठप हो चुका था। वहां सरकारें ताकत खो रही थी, कमजोर हो रही थी, देश के हालात कमजोर हो रहे थे। तो हिंदुस्तान में भारत बांग्लादेश बन जाता या श्रीलंका बन जाता, वो वाली कहानी थोड़ी मुश्किल थी। लेकिन डर आया था, ट्रेलर दिख गया था। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि सरकार ने कदम उठा लिया। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसका फायदा किसे होगा? क्योंकि फायदा नुकसान तो दोनों होता है, हर चीज का, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मेरे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान के लोकतंत्र को हुआ है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से 12 साल बाद हिंदुस्तान में एक शब्द की वापसी हुई है जिसका नाम है जवाबदेही। भारत की डेमोक्रेसी में 12 सालों में हम ये मान चुके थे कि कुर्सी अलग चीज है, जिम्मेदारी अलग चीज है। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में ट्रेन पलटी, पेपर बिका, पुल गिरा, जवाब हमेशा किसी अफसर पर, किसी एजेंसी पर। मतलब मणिपुर जलने से लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ने तक बड़ी बड़ी घटनाओं में भी मंत्रियों से इस्तीफे नहीं लिए गए। आज पहली बार जवाब उस आदमी तक पहुंचा जो फैसला लेने वाली कुर्सी पर बैठा था। और इसलिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि कुर्सी वाले को भी यह याद रहे कि उसका मकान नहीं है, वो किराए का आदमी है। जब तक सलीके से काम होगा तब तक कुर्सी है। दूसरा फायदा यह हुआ कि समाज को ही पता चल गया कि हर बार नेता के सहारे जंग नहीं जीती जाती। अगर आपके पास मुद्दा है, आप संगठित हैं, तो बिना पार्टी, बिना झंडा, बिना चंदा, बिना स्टेज भी आप मजबूत से मजबूत सरकार को झुका सकते हैं। और इस बार क्योंकि सड़क पर बच्चा बैठा था तो बच्चे ने जिद करके ये काम करवा लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये अलग अलग संगठनों को जिनके साथ नाइंसाफी होती है भविष्य में उन्हें बहुत ताकत देगा। अब वो बात जो शायद कोई नहीं बोलेगा। अब इस इस्तीफे का एक फायदा सरकार को भी हुआ है, लेकिन सरकार के फायदे पर जाएं उससे पहले समझते हैं क्या क्या सरकार ने किया। तो देखो, पेपर लीक पर सख्त कानून का मसौदा नई कैबिनेट से पास हुआ, जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने की बात कही गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया गया, वांगचुक को भरोसा दिया गया, अनशन तोड़े। अब सरकार को इससे क्या फायदा होगा? हैं फायदे सरकार के। आंदोलन का एक बड़ा सिरा आज से सरकार के हाथ में चला गया, क्योंकि आंदोलन की एक बड़ी खतरनाक बात होती है कि जब एक बार वो वायरल हो जाता है तो फिर वो हर दिन एक नए शहर, एक नए गांव और लाखों नए लोगों को जोड़ता है। और ये हो रहा था। मतलब बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वो सीजेपी जिसको मजाक में शुरुआत में लिया गया था, मीम के तौर पर, वो अगर कल को प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगने लगती तो गुरु यहां से भी कहानी शुरू हो जाती। और ये शुरुआत हो रही थी, राहुल गांधी बार बार कहते। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बात पहुंचे, उसे सरकार ने रोक लिया। यह सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। इमेजिन करो अगर गलती से कहीं 1-2 बच्चों की डेथ हो जाती। कई प्रोटेस्ट में लोग खुद को आग लगा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई हमने प्रोटेस्ट में देखा है। जिस इंटेंसिटी के साथ पूरा देश इस प्रोटेस्ट में जुड़ा था, मोदी सरकार की हवा टाइट हो जाती। वहां तक बात पहुंचे उससे पहले सरकार ने रोक लिया इसे, और यह सरकार के लिए एडवांटेज हो गया, यह फायदा हुआ है। अब इसकी कीमत क्या सरकार ने दी? एक ऐसा मंत्री जो शायद इस वक्त सरकार की कमजोर कड़ी था। तो सरकार ने एक आदमी खोया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो सरकार के खिलाफ जा रहा था उसे फिलहाल काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। आगे क्या परसेप्शन बनता है वो देखने वाली बात होगी। दूसरा फायदा सरकार का यह है कि सरकार के पास आज से एक नई लाइन आ गई है। सरकार आज से कह सकती है कि हम जनता की सुनते हैं। और ये आप देख लेना, आगे आने वाले चुनावों में बार बार ये लाइन रिपीट की जाएगी। मोदी जी कहेंगे कि देखिए, जनता कुछ कहे तो हम मान लेते हैं, हम आपके लिए करते हैं। मतलब ये वाला परसेप्शन जो है कि वो तानाशाह है, उसको बीजेपी तोड़ने की कोशिश करेगी। नौजवान वोटरों के सामने ये लाइन मजबूत हो सकती है, क्योंकि उन्हीं से संवाद है, अगली बार के वोटर वही हैं। इसलिए इसके पीछे कसली कागज खड़ा है। ऊपर से देर सवेर धर्मेंद्र प्रधान जानने वाले थे, ये सब जानते थे कि अगला मंत्रिमंडल का बदलाव होता, उसमें धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाती, कईयों की शफल होती। लेकिन इस बार क्योंकि जिंजी ने सरकार हटवाई है और मोदी जी को फोर्स किया है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप मंत्री बदले,
तो नैतिकता के तकाजे पर शायद धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान करके सरकार अपने लिए एक माहौल बनाने की कोशिश करे। वैसे भी पॉलिटिक्स जो है, इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। राजनीति में जो सचमुच हुआ वो आधी कहानी होती है, आधी कहानी तो पीछे की होती है। मतलब एक आदमी नौकरी छोड़ता है, उसे दो तरह कह सकते हैं ना भाई आप, कि निकाल दिया गया या उसने खुद जाना बेहतर समझा। एक घटना की दो अलग अलग कहानी होती है, इसलिए परसेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और परसेप्शन आज क्या था, धर्मेंद्र प्रधान ने देने की कोशिश की कि मैं खुद छोड़ रहा हूं। अब सरकार झुकी तो ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार झुकी है। मोदी सरकार को 12 साल के इतिहास में पहली बार झुकाया गया है, लेकिन झुकी किसके सामने? राहुल गांधी के सामने, अखिलेश यादव के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने नहीं, बच्चों के सामने। परसेप्शन की लड़ाई देखो ना आप, डीप लड़ाई देखो मोदी सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब झुकना था ही तो राहुल गांधी से क्यों हारते? बच्चों से हार गए। अगर विपक्ष के दबाव में कुर्सी गिर जाती तो कद मोदी जी का छोटा होता, धर्मेंद्र प्रधान का तो छोटा था ही और छोटा हो जाता। लेकिन अब ये जो हार हुई है ये किसी कद के सामने नहीं हुई है, क्योंकि सामने जो लोग थे उनका चेहरा नहीं था, पार्टी नहीं थी, झंडा नहीं था। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान ने कुर्सी दी है, लेकिन क्रेडिट देश के बच्चों को दे दिया है। और शायद आपको आने वाले समय में टीवी में खासतौर पर यह बताया जाए कि यह मास्टर स्ट्रोक था। नुकसान कितना हुआ वो हम आप देख रहे हैं कि हमने झुका लिया। 12 साल में पहली बार मोदी जी झुक गए, लॉक्ड। लेकिन उनका भी एक परसेप्शन आएगा। आज रात को अगर मोदी जी आकर एक बार और कह दें, हेलो फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, आर यू हैप्पी? यकीन मानो जितना आदमी गाली दे रहा था वही बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा मीम बना के कर देगा। पिछला वाला रील 300 मिलियन गया था, अब की वाला 700 मिलियन चला जाएगा। तो परसेप्शन की लड़ाई में एक तरफ सरकार की हार हुई है, लेकिन एक तरफ सरकार की जीत भी हुई है। सरकार की हार यह हुई है कि अब कोई भी प्रोटेस्ट करने आएगा, हर किसी को उम्मीद दिखेगी कि भैया सरकार पे चढ़ जाओ, सरकार से बात मनवा सकते हो सकता है कुछ समय बाद सीजेपी वाला ही आए, यही आएगा एक और मसला लेके, क्योंकि खून तो इनको भी लगा है कि भाई हम जीत गए। आज देखा आपने, यस यस, और पॉलिटिकल बैकिंग भी इनकी थी, विच इज अगेन ट्रू। ये तो बात बच्चों की थी इसलिए पूरा देश आया, बट पॉलिटिकल बैकिंग तो थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2027 के चुनाव, 2026 के चुनाव जिन राज्यों में है उन लोगों ने पूरा जोर लगाया था, मंच पर भी आए, सपोर्ट भी किया, उनकी पार्टी के लोग आए। उन्हें उम्मीद दिखेगी कि यहां से हर बात पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो बिना चेहरे के। यह सरकार का नुकसान होगा कि अगर एक बार झुक गए दूसरी बार झुकेंगे। पहली बार झुकाना मुश्किल होता है ना, दूसरी बार तो उदाहरण होता है। पिछली बार तो झुके थे आप, जनता के लिए करेंगे आप, और यही सरकार की सबसे बड़ी कमाई थी कि सरकार झुकती नहीं। इसी बात की वजह से आधे आंदोलन शुरू होने से पहले मर जाते थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि भैया मोदी सरकार के खिलाफ बैठ के क्या करना, वो सुनते ही नहीं है। यह सरकार का सबसे सस्ता हथियार था, इस पे एक पैसा खर्च नहीं था, वो हथियार सरकार के हाथ से गया। क्योंकि जिस दिन दीवार में पहली दरार दिखती है उस दिन हर आदमी को पता चल जाता है दीवार तोड़ी जा सकती है। दूसरा नुकसान घर के अंदर का है, सबसे गहरा, सबसे ज्यादा बेचैनी विपक्ष से ज्यादा मोदी के कैबिनेट के अंदर भी होगी, क्योंकि अब तक आधे मंत्री जो नकारे थे वो इसलिए बचे रहते थे कि मोदी जी मंत्री इस्तीफा नहीं लेते। आज एक मैसेज भी गया होगा कि बाबू तुम कितना बड़ा मंत्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, जनता तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे हिस्से गाली मोदी जी तक जा रही है, तो मोदी जी तुमको भी नाप देंगे। क्योंकि अब आगे से जो भी आंदोलन आएगा वो मंत्री को हटाने की मांग करेगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, पहली बार झुकना आसान होता है, दूसरी बार मुश्किल। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान भी है, फायदा भी है, और सबसे बड़ा नुकसान वक्त का है। आप ये सोचिए कि अगर यही इस्तीफा 20 जुलाई लाठीचार्ज से पहले आता, तब यही एक कुर्सी सरकार को समझदार बना देती और लाठी वाले हीरो नहीं बनते, अदालत तक बात नहीं आती, वो बदनामी नहीं होती जो आज हुई। तो चीज तो दी इन्होंने, लेकिन देर कर दी। और राजनीति में टाइमिंग का भी मैटर करता है, कीमत वक्त की होती है। जो चीज सही वक्त पर दी जाए वह एहसान बन जाती है, और जो देर से दी जाए वो हार बन जाती है। तो आज अगर कोई मोदी जी के हारने की बात भी कह रहा है तो वो भी गलत नहीं है, पूरी तरह सही है। वो उसने हराया है, सरकार की मजबूरी थी इसलिए हारी है, सरकार की मजबूरी थी। लेकिन एक सवाल आज मोदी सरकार में पहले इस्तीफे पर हम देश के विपक्ष से पूछना चाहते हैं
बहुत ईमानदार सवाल है कि इस देश का जेन जी अगर मोदी सरकार को झुका सकता है, मोदी सरकार से बच्चों के विषय पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकता है, तो क्या संसद के अंदर यह काम देश के विपक्ष के सांसद नहीं कर सकते थे? मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष के सांसदों ने आवाज नहीं उठाई है कुछ सांसदों ने, बस जिस तरह से पूरे देश के बच्चे संगठित हो गए और सरकार की नाक में दम कर दिया कि मोदी जी को अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ा, सरकार को लेकर परसेप्शन भी चेंज करना पड़ा। आज वीडियो पर बातचीत भी हो रही है, मंत्री जी हट भी रहे हैं। क्या यह काम विपक्ष के नेता नहीं कर सकते थे सारे मिलकर? और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलेंगे तो विपक्ष के सांसदों ने पेपर लीक जैसे मुद्दे को बीते 3-4 साल से जो बच्चे मार खा रहे थे इतनी प्रमुखता से नहीं उठाया था, क्योंकि अगर उठाया होता तो जो काम बच्चों ने सड़क पर लाठी खाकर करवाया वो काम संसद में हो जाता। बच्चों को सड़क पर सोना ही नहीं पड़ता। और ये मुझे कम से कम लगता, आपको क्या लगता है वो कमेंट बता देना। अब एक सवाल और है कि धर्मेंद्र प्रधान तो गए, कुर्सी खाली हो गई, लेकिन कुर्सी खाली तो है नहीं, क्योंकि जो नया मंत्री आएगा वो गुलदस्ते स्वागत तो होगा नहीं, उसका स्वागत कैलेंडर से होगा। अगली परीक्षा की तारीखें पहले से छपी होंगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है। शिक्षा मंत्रालय आराम वाला मंत्रालय अब तक माना जा रहा था, जहां नीति बनती थी, भाषण होते थे, और अब शिक्षा मंत्रालय सबसे खतरनाक मंत्रालय होगा, क्योंकि अगली गलती कीमत फिर कुर्सी है। अब तो एक पैमाना तय हो गया ना, पहली बार इस्तीफा दिक्कत होता है, सेकेंड टाइम दिक्कत थोड़ी होता है। और शिक्षा मंत्रालय कितना खतरनाक मंत्रालय है इसको समझने के लिए आपको एनटीए समझना पड़ेगा। एनटीए वो एजेंसी जो नीट करवाती है, जेई करवाती है, यूजीसी नीट करवाती है, सीयूईटी करवाती है, और 2018 से अब तक 270 से ज्यादा बड़ी परीक्षाएं करवाई है, जिसमें 6 करोड़ से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरे। अब आप बताइए इतनी बड़ी एजेंसी में पक्की नौकरी वाले कितने होंगे? 5000, 500? सरकार ने जो राज्यसभा में बताया वो है 24, और जितनी नौकरियां मंजूर भी हैं वो भी हैं सिर्फ 39। अब आप सोचिए कैसे काम होता होगा। ठेके पे काम चलता है, आउटसोर्स से काम चलता है। 6 करोड़ बच्चों का भविष्य, 270 परीक्षाओं का भविष्य, और पक्की नौकरी वाले इस विभाग में सिर्फ 24 आदमी। अब पेपर लीक पे अगर आपको हैरानी होती है तो क्यों ना हो, जब पेपर बाहर जाता है तो जिम्मेदार कौन ठहरेगा? ठेके वाला, आउटसोर्स वाला, क्या वो 24 आदमी? इसलिए भी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई है। ये वाला डेटा आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और जो अगला मंत्री आएगा शिक्षा मंत्री बनके, उनको हम पहले से बता दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी भी खतरे में होगी। नए मंत्री को पहले 3 महीने में देश को 3 चीजें बतानी पड़ेंगी कि पेपर छपने से लेकर सेंटर तक पहुंचने के बीच कौन कौन छू सकता है, कहां टूटी थी चेन, 24 लोगों वाली इस एजेंसी को कब तक असली एजेंसी बनाया जाएगा। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और भरोसा लाना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे को भरोसा नहीं है। हर बच्चे के मन में डर है कि भाई पता नहीं अगला पेपर फिर लीक हो जाए। तो जो भी अगला मंत्री आएगा, नाम पे मत जाइएगा, 2 चीजें देखेगा कि वो एनटीए पे क्या बोलता है, और दूसरी ये कि उसकी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट क्या होती है। ये असली रणनीति है, क्योंकि खबरों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से पूछा गया था कितने सक्रिय इंस्टाग्राम पर वो हैं। मतलब ट्विटर वाला जमाना गया ना भाई, अब तो इंस्टाग्राम का जमाना है। खैर, एक इंपॉर्टेंट सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बच्चे घर जाएंगे, डटे रहेंगे? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आधा जवाब सीजेपी वालों ने दिया है, क्योंकि जैसे ही मांग पूरी हो उन्होंने और मांग रख दी, कई सारे मांगे। कहा जिन बच्चों ने खुदकुशी की उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए। फिर कहा कोई कार्रवाई ना की जाए, कहा कि कांड तो बच्चा लोग भी खूब किया है, खूब अनर्गल बयानबाजी, खूब फर्जीवाड़ा कई सारे बच्चों ने किया। अच्छे बच्चे भी वहां आए थे, लेकिन फर्जी बच्चे भी वहां बहुत सारे गए थे। वो जितने गाली गलौच वाले हैं, मां बहन करने वाले, इंडियन आर्मी को गाली देने वाले, भगवान राम को गाली देने वाले, मतलब कईयों से तो मेरा भी दिल बड़ा दुखा था कि यार ऐसा लगता है कि मतलब बिना गाली दिए बात ही नहीं कर सकते। और गाली भी वो जो उनके माँ बाप के सामने वो दे तो शायद शर्मिंदगी आ जाए। माँ बाप कहे यार ये कैसे बच्चे मैंने पैदा कर दिए, बट रहा तो उनको सजा ना दी जाए, वो भी एक डिमांड है। एक है कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस खुलेआम माफी मांगे, पिटाई की थी। अब उसमें ये लोग भी माफी मांगेंगे जिन्होंने पुलिस को पीटा था, ये नहीं कहा गया है। तो सरकार मुआवजा और मुकदमा लेने वाली बात तो मान चुकी है, क्योंकि इसी पर सोनम वांगचुक ने भी बात कही थी। अब आगे चौथी वाली मांग, पुलिस माफी मांगे, पता नहीं, मतलब
पुलिस एक व्यवस्था है। मंत्री का इस्तीफा समझ में आता है, पुलिस का माफी मांगना मतलब कौन मांगेगा? कमिश्नर? पता नहीं, या परेड, पता नहीं। और ये मांग जायज है, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि करवाया तो मोदी सरकार ने था, मंत्री जी ने, मंत्री जी थैंक यू हो गए, तो ये देखने वाली बात है। खैर, आंदोलन की भी असली परीक्षा यही शुरू होती है, क्योंकि आंदोलन तब तक नहीं टूटता जब तक सख्ती होती है। आंदोलन तब टूटता है जब उसे काफी कुछ मिल जाता है, क्योंकि जीत के बाद भीड़ बिखरती है, हार के बाद नहीं। अब देखने लायक बात होगी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर से तंबू हटेगा या तंबू लगा रहेगा, क्योंकि कहा तो गया आज कि अभी मांगे और हैं, और कईयों को उम्मीद है कि शायद ये आगे भी आते रहेंगे। किसान आंदोलन नहीं इस्तीफा ले पाया। खैर, आज शाम तक अगर तंबू उखड़ गया तो सरकार को एक सस्ता सबक मिलेगा कि अगली बार भी एक मंत्री फेंक देना काफी, और बाकी तीनों मांगे ठंडी पड़ जाएंगी। एनटीए के ढांचे का सवाल भी शायद चला जाएगा, देखना लायक रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन 13 महीने चला, कानून वापस हुए, तंबू उखड़ गए, और एमएसपी की गारंटी वाली असली मांग आज तक वहीं की वहीं खड़ी है। जो चीज सड़क पर नहीं मिलती, आमतौर पर यह माना आता है कि वो घर लौटने के बाद भी नहीं मिलती। एक चीज पर सबकी नजर है कि जिस दिन तंबू उखड़ेगा उस शाम से क्या छात्रों का मुद्दा टीवी पर उठाया जाएगा, क्योंकि मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एनटीए में बदलाव नहीं हुआ है, और यही असली इम्तिहान है। और फिर सवाल ये, क्या ये बच्चे कैमरा हटने के बाद फिर लड़ पाएंगे? क्योंकि हर आंदोलन का सबसे मुश्किल दिन वो नहीं होता लाठी चलती, बार बार मैं कह रहा हूं, सबसे मुश्किल दिन वो जब कैमरा चला आता है। तो ये देखने लायक बात है। खैर, वीडियो खत्म करने से पहले 4 तारीख आपको बता रहे हैं, ये 4 तारीख आप लिख लीजिएगा। पहली तारीख अगले हफ्ते की, जब पेपर लीक वाला नया कानून संसद में आएगा। देखिएगा उसमें सजा सिर्फ पेपर बेचने वालों पर है या परीक्षा कराने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी भी तय होती है। अगर सजा सिर्फ माफिया पर है और सिस्टम पर एक लाइन नहीं, तो समझिएगा कि कानून बना है लेकिन पूरा इलाज नहीं हुआ। दूसरा, 2 हफ्ते बाद की तारीख है जब पता चलेगा कि मंत्रालय को पूरा नया मंत्री मिलता है या किसी और मंत्री को साथ में यह भी मंत्रालय दे दिया जाता है। दूसरी सूरत का मतलब यही है कि सरकार इसे सिर्फ आग बुझाना मान रही है, सुधार नहीं। तीसरी तारीख 3 महीने बाद की है, जब देखना है कि एनटीए के ढांचे में सचमुच बदलता है और पक्की नौकरियां भरी जाती हैं, या फिर 1-2 अफसर इधर उधर करके एडजस्ट किया जाता है। और चौथी तारीख सबसे जरूरी, 6 महीने बाद की, धर्मेंद्र प्रधान कहां दिखते हैं। संबलपुर से सांसद वो भी हैं और खुद लिखा है कि आगे काम करते रहेंगे। 6 महीने बाद अगर वो किसी दूसरे मंत्रालय या बड़े पद पर दिखते हैं तो जवाबदेही तबादला हो जाएगी, वो जवाबदेही नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर सचमुच किनारे रहे तो जवाबदेही है, अगर सिर्फ हटाया गया तो ये तबादला है, ट्रांसफर, उसे जवाबदेही ना कहा जाए, मुझे लगता है। खैर, जाने से पहले और अब वो बात जिसकी हमें बहुत खुशी है, बीते कुछ दिनों में जंतर मंतर के प्रोटेस्ट और छात्रों की आवाज उठाने में हमने 2 स्पेसिफिक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही बनाए थे, जिसमें हमने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों से संवाद नहीं करते हैं, वो सिर्फ पुरस्कार देते वक्त ट्वीट करते हैं और अपने पास बुलाकर फोटोज खिंचाते हैं, बात नहीं करते। और दूसरा, ये सरकार जवाबदेही नहीं तय करती है। बहुत सारे लोग भी मान रहे थे कि वीडियो से क्या फायदा, मतलब प्रधानमंत्री तो सुनेंगे नहीं, इस्तीफा तो होगा नहीं। लेकिन हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने देश से संवाद किया। वो आधी रात को इंस्टाग्राम पर आए, पहले दिन का फ्रेम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे दिन उसको भी अपडेट किया, फ्रंट कैमरे से, बिना किसी बड़े सेट के, सीधे संवाद देश के लोगों से। बड़ी संख्या में देश के लोगों ने उन्हें देखा, समझा, और आई एम श्योर प्रधानमंत्री जी ने भी फीडबैक लिया होगा। एक अच्छे लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है, और ये संवाद किसी माध्यम से ना हो, सीधे हो, तो ये और ज्यादा असरदार होता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारी ये बात मानी, इसके लिए हमें खुशी है। दूसरा, हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि जवाबदेही बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में जितना संवाद जरूरी है उतना ही जरूरी है जवाबदेही तय रखना, और जवाबदेही आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से निकल कर आती है। तो ये अपने आप में बड़ी शानदार चीज है, और मुझे लगता है ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया, क्योंकि आप बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो शेयर किए, ना सिर्फ हमारे बल्कि देश में जितने भी लोग थे। ये उन छात्रों की वजह से हो पाया जिन्होंने लगातार प्रोटेस्ट जारी रखा, चाहे वो जंतर मंतर वाले हों या फिर उससे पहले सड़क पर करने वाले लगातार कमेंट कर रहे थे। आपने तमाम सेलिब्रिटीज को फोर्स किया कि आप भी इस विषय पर बात करें, और आपने ये बताया कि लोकतंत्र में अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से, सही तरीके से आवाज उठाते हैं तो हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, लेकिन फिर आपकी बात सुनी जाती है, और ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। इसलिए देश के सभी लोगों को बधाई जिन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री जी, आप
को भी हम कहना चाहेंगे कि धन्यवाद, आपने हमारे सुझावों को सुना और अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को भी बदला। ये बदलाव अच्छा है। अगर आप यूं ही बदलते रहेंगे, अपने मन के साथ साथ लोगों के मन की बात को भी सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, तो ये देश के साथ साथ आपकी पार्टी के लिए भी अच्छे दिन ला सकते हैं। बाकी इस कहानी के समापन पर अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। आज के पूरे दिन को मुझे अगर एक लाइन में समेटना हो तो वही कि ये बच्चों की जीत है, लेकिन इसमें फायदा सरकार का भी है, नुकसान भी सरकार का है। लेकिन एक बड़ा नुकसान अभी भी उस सिस्टम में बैठा है जिसे किसी ने छुआ नहीं है, और जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। मंत्री गए हैं, विभाग वही है जहां से पेपर लीक हुआ था, उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। बट फिर भी आज का दिन बड़ा है। आज लोकतंत्र जीता है, यह सच है। संस्थाएं नहीं जीती हैं, यह भी सच है। आज जो चुकाया गया है वो संस्थाओं की नाकामी का बिल है, और वो बिल एक मंत्री की कुर्सी से गया है, सुधार से नहीं। हमें यह समझना है कुर्सियां खाली हैं, पेपर सुरक्षित नहीं हुआ है। अगली परीक्षा फिर उसी एजेंसी के हाथ में है जिसमें पक्की नौकरी वाले केवल 24 लोग हैं जो करोड़ों लोगों का भविष्य तय करेंगे। इसलिए अगर अगली बार या अगले साल या इस साल ही कोई पेपर व्हाट्सएप पर घूमा और केवल मंत्री से इस्तीफा मांग गया, कोई मां परेशान रही, कोई बेटा परेशान रहा, तो याद रखिएगा मंत्री का इस्तीफा मांगने के साथ साथ विभाग को लेकर भी आवाज उठाएगा। और मैं तो कहूंगा अभी से उठाइए। सीजेपी वाले चाहे तो वही उठा ले, मतलब अभी ये चीजें फिक्स हो सकती हैं। बाकी मैं खुश हूं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोगों की आवाज सुनी गई है, और इसलिए यह दिन ऐतिहासिक है। बाकी जाते जाते आप बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो लिख कर दिया है उसे आप बर्खास्तगी की संज्ञा देंगे, इस्तीफा कहेंगे, या इस्तीफे की शक्ल में लिखी हुई सफाई कहेंगे? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, एक और सवाल कि सीजेपी वालों को उठ जाना चाहिए या बैठे रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। आप भी हमारी ताकत बनते रहिए, हमारे साथ सवाल पूछते रहिए। हम बार बार कहते आए हैं कि सवाल जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। और बाकी महाराज, अब तक रुके हो तो चैनल सब्सक्राइब करके आना। व्हाट्सएप पर मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।